लोग अमूमन ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को अब ठीक कैसे करें या सही रास्ते पर कैसे लाएं। जवाब आपको कैसा चाहिए, हकीकत पसंदाना या किताबी? अगर तो हकीकत पसंदाना जवाब चाहिए तो फिर मैं बयान करूंगा कुछ ऐसे हकायक जो शायद आपको अच्छे न लगें। आपको ये समझना पड़ेगा कि जदीद दौर तिजारत का दौर है। तिजारत के दौर में, आलमगीरियत के दौर में इंसान जो है ग्लोबल विजन के साथ आगे निकलेगा। तिजारत करेगा, सबके साथ करेगा। कुछ माल लोग आपसे ख़रीदेंगे, कुछ आप दूसरों को बेचेंगे। ये कुदरती सी बात। इस सूरत हाल के अंदर आप दुनिया में किसी से दुश्मनी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम कुछ इस तरह का है। मुझे महसूस होता है, मुझे जो लगता है मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा महदूद इल्म है कि हर शख्स दूसरे का किसी न किसी सूरत में एक लाजिम व मलजूम का रिश्ता बना हुआ है। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, और वो ज़रूरतें एक दूसरे के साथ दोस्ती से, एक दूसरे के साथ तिजारत से ही पूरी की जा सकती है। बाहमी तौर पर तिजारत करना ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसे मल्टीलैटरल ट्रेड कहते हैं। इससे कीमतों के अंदर भी तवाज़ुन आ जाता है, मुल्क की मईशतें भी बेहतर होती हैं, खसारे भी पूरे होते हैं, और अगर किसी चीज़ की अफरात हो तो वो भी खप जाती है। तो अब इस सारी गुफ्तगू से क्या बात निकाली कि पाकिस्तान को एक तिजारत का मरकज़ होना चाहिए, और इसमें कोई ऐब भी नहीं। पाकिस्तान जिस खित्ता ज़मीन पर कायम है, तारीख़ में ये तिजारत के लिए बड़ा हम रहा है। पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर तो रिवायती तौर पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान मगरिब और मशरिक़ के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है, लेकिन पता उनको भी नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा है, और हमें भी नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। सिकंदर भी आया तो यहाँ तक आया, फिर वापस लौट गया, क्योंकि दरिया सिंध एक तरह से एक बाउंड्री या हद का किरदार अदा करती है। अब इसके पार जो है वो दूसरी तहजीब रहती है, और इस पार दूसरी तहजीब रहती है। जहाँ फारस और गंगा की तहजीब के दरमियान तफरीक है, हम नॉर्थ और साउथ के दरमियान भी एक तफरीक करते हैं। जो इस खित्ते में बसने वाले लोग हैं और हमसे ऐन ऊपर चीन में बसने वाले लोग हैं, शक्ल, सूरत, मिजाज, तबीयत सबके लिहाज से हम मुख्तलिफ हैं। गलत कह रहा हूँ तो मेरा गिरेबान पकड़ना, ये एक हकीकत है। और ये सरहद कहाँ है? जहाँ पाकिस्तान की सरहद, बाबूसर टाप। नहीं, ये एक हकीकत है ना आपके सामने। शक्ल सूरत के तौर पर भी हम बिल्कुल बदल जाते हैं। वस्ती एशिया की जानिब देख लें तो उसका भी ताल्लुक हमसे बना। मशरिक़ वस्ता की बात करें तो उसका भी ताल्लुक हमसे बना। बरे सगीर की बात करें उसका भी ताल्लुक हमसे बना। चीन की बात करें वहाँ भी ताल्लुक हमसे बना। तो हम तिजारत के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मरकज़ हैं। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अब छोड़ दो, इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम, ये नहीं। हम तिजारत का एक हब हैं, हमें अपनी पोजीशन को अच्छे से इस्तेमाल करना है। गवादर सिर्फ इस मसले का हल नहीं है, हमें बहुत सी बंदरगाहें बनानी पड़ेंगी। जिन ममालिक के अंदर इतनी बड़ी साहिली पट्टी हो, वहाँ पे एक बंदरगाह से काम कहाँ चलेगा? हम कराची की बंदरगाह से अपना काम चला रहे हैं। भाई केपीटी ना हुआ तो पोर्ट कासिम हो गया, दोनों बराबर बराबर। अरे तो भाई बंदरगाह बनाने का फ़ायदा क्या अगर दो बंदरगाहें एक ही शहर के अंदर हों? केटी बंदर रिवायती तौर पर हमारे यहाँ बंदरगाह रही है, उसको भी डेवलप करो। कितनी दफ़ा उसकी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाया, नहीं मुकम्मल किया। गवादर है, उसके अलावा गवादर के अलावा बलूचिस्तान के अंदर एक और जगह है जहाँ पर बंदरगाह बनाई जा सकती है। आप 4-5 बंदरगाहें बनाओ, कुछ आपस में मिलती जुलती, कुछ अलग-अलग। समुद्री तिजारत का एक हब होना चाहिए पाकिस्तान को। ये अब देवमालाई कहानियाँ नहीं चलेंगी। आवाम को ये मंजन बेच लिया गवादर का, आप तो खाली प्लाट बेचने के लिए गवादर के पीछे लग जाते हो। और भी जगह हैं इस मुल्क के अंदर जहाँ पे बंदरगाहें बनाई जा सकती हैं, और रिवायती तौर पर बंदरगाहें मौजूद भी रही हैं इस खित्ते के अंदर, कहीं छोटी कहीं बड़ी। तिजारत के लिहाज से हमें अच्छी बंदरगाहें तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि इस खित्ते के अंदर समुद्री तिजारत के ऊपर हमारी एक तरह से इजारादारी कायम हो। मैं कहता हूँ ज़हीन आदमी का जहन यही कहेगा फ़ौरन। अकेला मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे ज़हीन लोग हैं भाई, ज़रूरी थोड़ी। और क्या पता मैं अपनी जहानत के चर्चे कर रहा हूँ, मुझसे कहीं ज़्यादा ज़हीन लोग इस मुल्क के अंदर बसते हों, और वो इससे कहीं ज़्यादा एलेबोरेट प्रोग्राम आपके सामने पेश करें।
आइए आगे चलते हैं। तिजारत के लिहाज से ज़मीनी तिजारत के लामहदूद रास्ते तो आप देखें ना, लामहदूद तो नहीं कहूँगा, नाउज़ुबिल्लाह, लामहदूद तो कोई चीज़ नहीं, लेकिन बात यह कि आपके पास यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे रास्ते रहे हैं रिवायती तारीखी जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जिसमें शाहरा रेशम है, जिसका जिक्र अब आप नहीं करते, आप बेल्ट एंड रोड का करते हैं। शाहरा रेशम का जिक्र करें ना, शाहरा रेशम तो बड़ी बेहतरीन किस्म की शाहरा, तारीखी शाहरा, उसी पर ही अभी आप कह सकते हैं उसी तर्ज के ऊपर जीटी रोड मौजूद है, हमारे यहाँ नेशनल हाईवे मौजूद है। इसको दोबारा से रिवाइव करना है शाहरा रेशम को, इसके बहुत सारे रास्ते हैं भाई। तिजारत तो दुश्मन से भी की जा सकती है, तो हिंदुस्तान के साथ भी तिजारत का रास्ता तो मौजूद है ना, रास्ता तो मौजूद है। देखो इसकी नफी ना करो, ये तारीखी रास्ता कितना पुराना है। कराची पहले बारबेरी कौन कहलाता था, तारीखी शहर, काफ़ी पुराना। इसके अलावा मुल्तान है यहाँ पर एक मरकज़, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर वाराणसी, जिसे बनारस कहते हैं। तो ये तारीखी, जिसे आप कह सकते हैं कि सिल्क रूट है। जदीद शाहरा रेशम जो है उसकी शक्ल भी सामने आनी चाहिए, जिसे वन बेल्ट वन रोड कह रहे हैं। तो साहब उसमें तो गवादर कहीं नहीं है ना, रट्टो डेरो से मुड़ के तो नहीं जाएगा, वहाँ तो कराची भी आएगा। तो चलो एक तरफ आप अगर सीपैक बना रहे हो तो दूसरी तरफ शाहरा रेशम को भी दोबारा से वापस से लेकर आओ, जो उसकी हकीकी शक्ल थी। तिजारत में इजाफा होगा, बस्ती एशिया तक दरवाज़ा, ये ज़मीनी रूट है। इनको रिफ़ाइन करना, इनको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। अब कराची से मैंने बराह रास्त जाना है, देखिए मैंने कराची से बराह रास्त ताफ्तान जाना है, तो मेरा रास्ता खुला होना चाहिए ताकि मैं ताफ्तान बॉर्डर पर पहुँच सकूँ। कितने ही बॉर्डर, जितने बॉर्डर पॉइंट्स हैं सारे, और सिर्फ कराची ही नहीं, सारे अहम शहरों के वहाँ से रूट डायरेक्ट होने चाहिए, चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, मुल्तान हो, फैसलाबाद हो, सियालकोट हो, गुजरावाला हो, गुजरात हो, ये तमाम शहरों का नाम लूँगा भाई। पख्तूनख्वा में चले जाएं तो नौशहरा हो, मर्दान हो, पेशावर हो, और पता नहीं कितने शहर हैं हमारे प्यारे पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पर भी डायरेक्ट लिंक होना चाहिए बाकी शहरों के साथ। इसी तरह बलूचिस्तान में आ जाइए तो हम सिर्फ कोयटा कोयटा करते रहते हैं, साहब कोयटा तक का रूट तो आपके पास सीधा साधा है नहीं। अगर मैंने कराची से कोयटा जाना है तो मेरे लिए इतना फासला है, तो बेहतर ना हो कि ये रूट भी बेहतर करें भाई, इस पर काम करना पड़ेगा ज़मीनी रास्तों पर। फिर रेल का रास्ता है, दुनिया भर में रेल के ज़रिए तिजारत शुरू हो गई, हम यहाँ पर थोड़े से कमज़ोर हैं, यहाँ पर हमें अपनी बेहतर करनी निज़ाम को। देखिए मैं बता दूँ, अंग्रेज़ जहाँ छोड़ के चला गया, अंग्रेज़ कहाँ छोड़ के गया, देखिए आपको समझना है। अंग्रेज़ ने जो रेल की पटरी डाली, हमारी फलाह बहबूद तो चलो उसके अंदर एक तरजीह होगी, लेकिन उसकी ज़्यादा तरजीह ये थी कि यहाँ से वसाइल वो अपने मुल्क ले जा सके बंदरगाह के ज़रिए। तो उसने रेल की पटरियाँ डाली, बड़े शहरों को जोड़ा, जो उसको यहाँ पर चाहिए थी एग्रेरियन प्रोडक्ट्स, उसके लिए उसने रूट बनाया। कोई माइन मिनरल होंगी तो उसके लिए भी रूट बना दिया। उसने कहा साहब जितने वसाइल हों मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से इकट्ठे करके निकल जाऊँ, तो उसने कराची की बंदरगाह के साथ जोड़ दिया। बाकी मुझे रूट नहीं पता, देखो रेलवे का मुझे इतना रूट नहीं पता कि एलेबोरेट इंडिया के अंदर क्या रेलवे का रूट बनाया है। तमाम पाकिस्तान के अंदर जो रेलवे का रूट बनाया है, या अहम आबादी वाले शहरों के अंदर दरिया सिंध के साथ साथ चला। देखो ये सारा एक जो गेम था ये दरिया सिंध के गिर्द, लेकिन पाकिस्तान तो बड़ा वसी मुल्क है। अब इतने वसी मुल्क को संभालने के लिए रेल का नेटवर्क भी एलेबोरेट चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान से पड़ोसी ममालिक या और दीगर ममालिक तक सफ़र करना है तो रेल के ज़रिए हो सके। अगर आपने तुर्की जाना है या फिर यूनान जाना है, यूनान तक आप जा सकते हैं। आप नक्शा तो निकालें दुनिया का, आपको पता लगेगा। आप यूनान पहुंच जाइए तो समझे आप यूरोप पहुंच गए, आपका एंट्री पॉइंट हो गया ना। ये अभी जदीद जो आप समझ लीजिए कि यूरोप का आगाज़ हो रहा है हमारे खित्ते से, ज़मीनी रास्ते से, वो यूनान से हो रहा है। वो यूनान की एक अपनी तारीख़ है, इस खित्ते के साथ यूनान की तारीख़ है। एक ज़माने में हमारा यूनान के साथ बड़ा पक्का राब्ता था, याद से सैकड़ों सालों पहले की बात होती। लेकिन यह कि यहाँ से तो बराह रास्त हम यूनान तक जा सकें, गाड़ी पे जा सकें, लोग जाने की कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन और आसान करें ना रास्ते को। अच्छा, इसके साथ साथ तिजारत भी होगी ना, दरवाजे जब खुलेंगे तिजारत के तो आपका माल वहाँ यूरोप तक पहुँचेगा डायरेक्ट। तो आप बाई रोड ले जाने की तैयारी, देखें विजनरी शख्स जो है हमेशा इस तरह की तैयारियाँ करेगा, क्योंकि समुंदर तो देखें आप एक बड़ा सा डिस्प्यूटेड सा रास्ता हो गया, चलो वक्त लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन एक ज़मीनी रास्ता मौजूद है। देखो तो ज़रा दुनिया के नक्शे को, आपको पता तो लगे हम कहाँ पर हैं। रोज़ जागता हूँ और सोचता हूँ कि आज जो है कोई ना कोई चीज़ लिखूँगा, सोचूँगा, समझूँगा, पाकिस्तान की मईशत को कैसे ठीक करें, और फिर उम्मीद की किरण एक जागती है, लगा रहता हूँ, रात तक सोचता हूँ ये हल है। फिर बीच रात के जाग के सोचता हूँ कि नहीं ये सारे हल गलत हैं, क्योंकि उसके लिए रियलिस्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब रियलिटी की तरफ देखता हूँ तो आई नो कि मोस्ट ऑफ इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेबल।
ऐसा क्यों है, ये जानने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब, पाकिस्तान के मारूफ ताजिर व सनतकार रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। थैंक यू। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बात कुछ ऐसी है कि मेरे जैसे लोग तो किताबी बातें करते हैं, किताबी बातें सुनाते हैं दूसरों को, किताबें पढ़ के शागिर्दों को पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली टू बी वेरी फ्रैंक कुछ ख़ास एक्सपीरियंस इतना नहीं होता मामलात को चलाने का। एंड आई थिंक द सेम इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स विद वेरी मैनी टेक्नोक्रेट्स जो कि इस मुल्क के ख़जानची होते हैं, इस मुल्क के ख़जाना के मामलात को देखते हैं, इस मुल्क के फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखते हैं, इस मुल्क के इकोनॉमिक इश्यूज़ को देखते हैं। बात यह है कि when such type of people are in positions of power, many a times realistic solutions are never found, and even if we do find a temporary slipshod stopgap arrangement, it's not durable. आपके नज़दीक क्या solution है? How do we fix the economy, and what should be the ratio of people in the finance team who are from the industry, who know what is to be done, and those people who know the theory? जी देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो आज हाल है वो एक साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ। ये बतदरीज कोई जो है ना, आप में 72-73 के बाद देखें तो हमारा जो ना तनज़्ज़ुली का सफर जो है वो आज तक चल ही रहा है। उसके अंदर हमने कोई ऐसा वी हैव नॉट इम्प्रूव्ड आवरसेल्व्स एट ऑल, वी हैव एक्चुअली डिटोरिएटेड। जैसे वक्त जाता है हमारे डिटोरिएशन में इजाफा होता है। तो इसका जो है ना, इसको जब बनाना है, वापस अपने ट्रैक पे लाना है, और अगर हमने अपनी तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ में अपने आप को ले जाना है तो इसका सोल्यूशन लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन जाहिर है आज जो इस वक्त जो चल रहा है पाकिस्तान, इसमें इसको 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं एक्शंस को। मैं बार बार कहता हूं हुकूमत से भी कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। इस वक्त हमारे लिए शॉर्ट टर्म जो स्टेप्स हैं जो हमारी मईशत को थोड़ा बहुत सहारा दे सकते हैं, और जो हमारे ऊपर जो एक तलवार लटक रही है कि पता नहीं हम डिफॉल्ट कर जाएंगे या क्या होगा या क्या नहीं होगा, और हम IMF आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हम सुनते थे। IMF के बाद भी कोई अमाउंट्स आए नहीं है, कोई पैसे आए नहीं है। तो अगर इन सारी बातों को देखें तो हमारे पास एक ही इलाज है सर, एक इलाज है पाकिस्तान का कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का वाहिद इलाज है कि हम अपनी एनर्जी पॉलिसी को फंडामेंटल चेंजेस उसमें लेके आए। उस फंडामेंटल चेंज के अंदर सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है, इसकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है गैस सप्लाई की, उसके अंदर जो प्रायोरिटी नंबर 1 पे डोमेस्टिक है उसको नंबर 2 पे कर दें, इंडस्ट्री को नंबर 1 पे ले आए, आपके बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे। आज आपकी इतनी कैपेसिटीज अनयूटिलाइज्ड हैं कि अगर आप कुछ और मशीनें ना लगाएं, और जो ये आपका जो इसकी जो लॉन्ग टर्म स्कीम के साथ जो आई थी मशीनें, उनको अगर हम चला लें तो हम अपना जो एक्सपोर्ट है वो 25 से 30% हम बढ़ा सकते हैं, which is of course $3 to $4 billion, which would be a big support to curtail the current account deficit and trade account deficit. अगर इसको हम ये कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ा सोल्यूशन होगा। हम क्यों डोमेस्टिक को जो है ना पॉलिटिकल रीजन की वजह से गैस देते हैं, उनको अगर 70% पाकिस्तान बगैर गैस के और चल रहा है, और वो भी 30% जो है वो भी अर्बन एरियाज के लोग हैं, जो अफ्लुएंट लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। या अगर मिसाल के तौर पर कराची की बात करूं तो डिफेंस का एरिया, क्लिफ्टन का एरिया, अपनी सोसाइटीज के एरिया, ये तो अफोर्ड कर सकते हैं। इनको हम LPG पे क्यों नहीं डालते, और इस गैस को हम डॉलर कमाने के लिए अपने पास क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मुझे बड़ा ताज्जुब है। आज अगर हम ये कहेंगे, गवर्नमेंट ये कहे कि जी मुझे आपको शॉर्ट टर्म्स के ऊपर मुझे कार्गो नहीं मिल रहा, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। यूरोप के अंदर 6 गुना, 3 गुना, 5 गुना जो प्राइजेस हो गई एनर्जी की, वो अपनी सर्दी के लिए उनको जरूरत होती है उसकी, वो बिल्कुल परेशान है। तो हमारी तो मतलब किसी हम साथ में आते नहीं। तो हम ये क्यों नहीं करते कि जो कुछ हमारे पास है लॉन्ग टर्म कार्गो की सूरत में LNG और नेचुरल गैस जो हमारे पास मौजूद है, Because for 75 years we have structurally lied to the people of Pakistan that we have surplus natural gas, which has developed a mindset that this is a cheap commodity that is for consumers. Because we have by design lied to the people of Pakistan that we have so much natural gas everywhere and we have found large deposits. तो इसकी वजह से सर लोगों का माइंडसेट ऐसा क्रिएट हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सच 75 सालों से हम ये झूठ बोल रहे हैं। जी देखिए, ये मिथ है, दिस इज अ मिथ, इट इज नॉट अ रियलिटी, इट्स अ मिथ।
आप ये देखें आज अगर आप इसके चार्ट को, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना जो जी, बातें, जी। वो नंबर्स के साथ कर रहा हूँ। देखिए हम 17% से 18% सिर्फ इंडस्ट्री को देते हैं, और 40% जो गैस है वो हम डोमेस्टिक को देते हैं, और इंडस्ट्री से पैसे लेकर डोमेस्टिक को सब्सिडाइज करते हैं। ये हमारी सारी रियलिटीज हैं। आप अपना देख लें, 300 रुपए की गैस देते हैं, विच इज क्रिमिनल। आज जो है ना गैस की आपकी कॉस्ट 727 रुपए एवरेज कॉस्ट, और आप 727 हमको बढ़ाकर 800 और 54 रुपए दे रहे हैं, और ये पैसे हमारे जो बढ़ा के जो दे रहे हैं वो उनको दे रहे हैं। आप लेकिन utility को आई पैसे पुट नहीं बना द सकते। आर्गुमेंट अदर वे राउंड। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर द कॉमन कंज्यूमर सब्सिडाइजेज यू द इंडस्ट्री। तो ये है कि ये इसके आप अब ये मतलब आप समझ लें कि एक टू वे स्ट्रीट हमने क्रिएट कर दी है। गैस में आप हमें सब्सिडाइज कर दें, बिजली में हम आपको सब्सिडाइज कर दें, बट आई थिंक नाउ दैट एरा इज आल्सो फिनिश्ड। वी आर मूविंग टुवर्ड सिंगल टैरिफ। क्या कहते हैं? नहीं, वी आर नॉट सब्सिडाइजिंग द इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी। ये जो 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स का हुआ है, मैंने उसके दूसरे दिन अखबारों में दिया है, ये डिमांड की है कि जो बाकी इंडस्ट्री वो भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट आपके लिए बनाती है। अगर आप नहीं यहाँ बनेगा तो बाहर से इंपोर्ट होगा, फिर आपके पास डॉलर कम हो जाएंगे, और जो आपकी जो रोजगार आता है वो इसी आता है, लोकल डिमांड भी इसी इन इंडस्ट्रियों से पूरी होती है। तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली जो फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज लेते हैं, विच इज अ बिग मिनेस, उसको अगर आप उसको हटा दें, और जो आपने अभी नया फिर शुरू कर दिया है वो अपना पीक आवर लोड और ऑफ पीक आवर लोड, ये पहले खत्म हो गया था। हमने उनको दलीलें की थी कि हमारे पास ये नहीं चल सकता। ये अगर दोनों चीजों को खत्म कर दें तो ये इंडस्ट्री भी वाइबल हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी भी बिकेगी। आज इतनी महंगी आपने कर दी है बिजली, ये नहीं हो सकता कि आप करें। और अगर आपने 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स को बिजली दी है तो खाली बिजली से नहीं चलती इंडस्ट्री। आपको अगर वैल्यू एडिशन चाहिए तो गैस भी चाहिए, तो आपने दोनों को जो है उसको आपको करना चाहिए। ये सब्सिडाइज फिर भी नहीं है, आप जो आपकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो तकरीबन आप वसूल कर लेते हैं उससे। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। बात कुछ ऐसी है जुबैर मोतीवाला साहब के, वी आर ऑन द सेम वेवलेंथ में। आपको आपसे गुफ्तगू शुरू करने से पहले तिजारत के ही मौजू पर बात कर रहा था, बट आई हैव अ क्वेश्चन। तारीख़ में, और तारीख़ इस चीज़ की गवाह भी है कि वो ममालिक या वो खित्ते जो तिजारत करते रहे हैं वो बहुत अमीर रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं रहा कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहे हों, बल्कि वो कंडुइट्स के तौर पर भी सर्व करते रहे हैं, इंपोर्ट्स के कंज्यूमर्स के तौर पर भी सर्व करते रहे हैं। पाकिस्तान अगर ट्रेडिंग एस्टेट बन रही है या एक कंडुइट के तौर पर सर्व करती है अपने आप को, तो हमारे पास तो बड़े लॉन्ग रेंजिंग बेनिफिट्स हो सकते हैं। हम पूरे नेबरहुड को फीड कर सकते हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ कमोडिटीज़ एंड प्रोडक्ट्स। सेंट्रल एशिया तक हमारी बातें जो लिखी होती हैं किताबों में, वो तो आपने सुनी होंगी, ऐसी खुशनुमा बातें होती हैं, बिल्कुल जैसे लड़की की तारीफ़ की जाती है शादी से पहले, बिल्कुल वैसी तारीफ़ें पाकिस्तान की जाती हैं पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर। तो हम क्यों नहीं एक तिजारती हब बन सकते? देखिए बिल्कुल बन सकते हैं। आप आपको अपनी कीमत का पता नहीं है, आपको अपने रिसोर्सेज का नहीं पता, या अगर पता है तो कोई ऐसी फोर्सेस हैं जो उनको इस्तेमाल नहीं करने देती। आपको पता है थर कोल के अंदर अभी 660 मेगावाट आपको ग्रिड पे मिल रहा है। ये इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था, और मेहनत करने को लोग तैयार नहीं थे। वो कहते थे इसमें सल्फर है। मैंने इसको बाहर से इवेल्युएट करवाया, जर्मनी से, चाइना की मंगोलियन स्कूल ऑफ कोल साइंसेज से, कि ये सल्फर इसका 0.8 है। इसके बाद इसका आप जो है ना फ्रंट टैरिफ तय करवाया राजा साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर, और उसके बाद आज ये रियलिटी है। और आज कल जो आपका उन्होंने किया, ये तीसरा ब्लॉक है। ये मेरे जमाने के अंदर 4 ब्लॉक हमने बनवाए थे, और उसके अंदर 2 ब्लॉक एंग्रो के साथ बल्कि चले, और आज चले। ये जो एरिया है इसके अंदर 1 लाख मेगावाट फॉर अ पीरियड ऑफ 300 ईयर्स आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं वहां से। क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं? ये आप रीजनल आप हब बन सकते हैं, आप पूरे रीजन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट तो 20-25 हजार मेगावाट है, जो कि होनी चाहिए हमारी 50 से 60 हजार मेगावाट, अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर दें अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर। हमें एक टेंजेंट थ्योरी और नैरेटिव बताया गया है कि जो थर्कोल है इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है, इसको ना कहीं निकाला जा सकता है ना कहीं लगाया जा सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो हमें बताया गया है, अब गलत भी हो सकता है। जी सर, मैं आपको बता दूं, मैं वो आदमी हूँ। देखिए मैं जिससे आप बात कर रहे हैं, हु हैज डन दिस, ये जो बताया गया था वो मुझे भी बताया गया था, और ये इसलिए जाता था कि जो $8 बिलियन की उस जमाने में इंपोर्ट होती थी उसके ऊपर हमारे लोगों को जो है ना वो उसके अंदर से कट मिलता था। इसके बाद हमने जब इसको किया तो कई लोग मुझे कहते थे कि नहीं होगा, आप छोड़ दें इसको, ये सल्फर है। मैंने इसको जब टेस्ट करवाया तो वो 0.8 सल्फर था।
विच इज यूज आज चल रहा है ना जी। मेरी बात तो सच साबित हो गई ना, जो मैं उनसे लड़ा, जो मैंने काम किया, और मेरे जमाने में 660 मेगावाट जो है ना वो आ गया था लाइन के ऊपर। और जो थर कोल बोर्ड है उसका भी मैं चेयरमैन था, और थर एनर्जी बोर्ड का भी मैं चेयरमैन था। और जो है ना इसके वहां से बैठ कर हमने चाइनीज के साथ बैठ के सारा काम किया। आज बिजली आपके ग्रिड पे आ रही है। तीसरा कल इफ्तिताह किया है अपना शाबाश शरीफ साहब ने, और आपका दिसंबर के अंदर एक और आएगा, तो ये 1300 और 20 हो जाएगा। सिर्फ ये तो बिल्कुल इट्स अ नीडल इन द ओशन। आप 1 लाख मेगावाट का मैं दावा करता हूं, 12 ब्लॉक्स हैं, 300 ये तकरीबन 80 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहां ये सारा कुछ हो सकता है। तो मैं तो आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं। और दूसरी जो बात है वो मेरी ये है कि आप सोलर की आप मुझे देखिए, इस मुल्क का अलमिया देखिए कि आपने सोलराइजेशन ऑफ द कंट्री के लिए कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, ठीक है जी, और सारा बड़ा उन्होंने वो किया, और हम सोलर के अंदर ये करेंगे, सोलर के अंदर वो करेंगे, हम सोलर को आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ, 84-85 के अंदर चैप्टर्स में जो स्पेयर पार्ट और एसेंशियल आइटम है और लग्जरी आइटम है जो उन्होंने रोक दी इंपोर्ट में, उसमें सोलर भी रोक दिया। कहीं है अक्ल और इसका कोई मेल नजर आता है? सोलर को कैसे आप रोक सकते हैं जो कि आपका विदाउट फ्यूल चलने वाला एक एनर्जी का इक्विपमेंट है? आप लाएंगे, आपके पास फ्यूल की कंजप्शन खत्म हो जाएगी, आपकी इंपोर्ट के बिल कम हो जाएंगे। फिर आप विंड और फ्यूल का जो है ना, विंड और सोलर का आप हाइब्रिड बना सकते हैं, वो हाइब्रिड बना के उसके आप पार्क्स बना सकते हैं। दुनिया में ये होता है और हमारे पास चले मैं आपको उनका बताता हूँ, व्यू बताता हूँ। ये हम एक मफरूजे की बुनियाद पर व्यू आपको बताते हैं। सर प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान इस वक्त कुछ ऐसे शिकंजे में फंसा हुआ है पीपीपीज़ के, जिन्हें अब आईपीपीज़ कहा जाता है। वो ये है कि वी हैव टू समहाउ सेल द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय देम। इफ़ यू विल ब्रिंग इन सोलर, द डिमांड फॉर दिस डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आईपीपी इलेक्ट्रिसिटी, मैं मफरूज़े की बुनियाद पर बता रहा हूँ, विल एक्चुअली रिड्यूस। बल्कि वी हैव टू encourage you somehow, the industry people, to buy this expensive electricity so that at least the government is not burdened to pay for it. ये आपको समझ में आ गई बात? ये इशू, ये मतलब मफरूज़े की बुनियाद पर बता रहा हूँ आपको। दिस इज अ सपोजिशन। ये सारी चीजों को हमको सबको मिलकर बात करनी होगी। एक जुबैर मोतीवाला नहीं कर सकता, एक कोई और नहीं कर सकता। आपने नेशनल कौम ये इन बातों को समझना होगा, और हमने इसको अपने प्रेशर के जरिए, अपने वोट के जरिए बताना होगा कि हमको ये चीजें चाहिए, हमको। नहीं, बट यू अंडरस्टैंड द क्राइसिस। एनर्जी चाहिए। दिस इज अ मेजर क्राइसिस। इट्स अ क्राइसिस दैट्स वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और आप एक बात और मैं बताऊं, जमपीर जो है हमारा, जमपीर इज अ विंड कॉरिडोर। इसके अंदर बेटर लेस ग्रेड एज है देन इंडिया आल्सो। इंडिया ने पता नहीं कितने हजारों मेगावाट उसने जो है विंड लगा लिया। आप हमारे यहाँ लगते बहुत स्पीड स्लो है क्योंकि इंसेंटिव नहीं है, रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, बहुत सारी चीजें। मैंने जब मैं कर रहा था तो मैंने इनसे कहा जो आदमी विंड लगाता है उसको अगर हम बीच की जो जमीन है अगर उसको चाहिए तो उसकी शर्त हमारी ये है कि वो वहां सोलर लगाएगा, सोलर और विंड का हाइब्रिड बनाएंगे। आपके पास ये 80 किलोमीटर लॉन्ग एक विंड टनल है जो अल्लाह पाक ने दिया है, जो आपको बेहतरीन। मैं तो आपकी बात से 100% इत्तेफाक कर रहा हूं, लेकिन मैं एक हकीकत है जो आपके सामने बयान कर रहा हूं कि देयर आर मेनी अदर फेलो बिजनेसमैन फ्रॉम योर फ्रेटर्निटी who have actually made these IPPs, you know, they are behind them. Many of them are very wealthy and rich. They had invested a lot of money. They want ROI. अब प्रॉब्लम ये है कि they want to be paid on time, and they'll be paid on time when people buy electricity that is produced by expensive fuel. This is again mafruza है, supposition है, but of what I am trying to understand, because you have much more knowledge of this than me. तो ये क्राइसिस है। मैं आपको उसका जवाब बिल्कुल सीधा देता हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो आईपीपीस के साथ जो मुआहदे किए गए बहुत ज्यादा ऊंची कीमत पे किए गए और टेक और पे पे किए गए, विच इज नॉट द राइट वे टू डू। अब लेकिन अब जो हो गया, स्टेट जब कोई चीज एंटर करती है, एग्रीमेंट करती है, तो यू कैन नॉट डिनाई दैट, एक्सेप्ट कि आपको इसको असेंबली में ले जाएं और सुप्रीम कोर्ट को बैठ कर लंबा प्रोसीजर को हम छोड़ देते हैं। आप ये समझेंगे आज मैं 25 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी ले रहा हूँ और 20 रुपए की मुझे बेचनी पड़ रही है, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये आप रेवोल्यूशन लगा उनसे कह देंगे जब तुम्हारा बंद नहीं चाहिए मुझे और मैं इसके ऊपर जाऊंगा। दूसरा तरीका क्या है
दूसरा तरीका जो है वो जो बिजनेस लाइक तरीका है वो ये है कि आप ऑल्टरनेट एनर्जी को बढ़ाएं। ये जो फॉसिल फ्यूल की जो एनर्जी है इसको आप एक दफा लॉक कर दें। जब आपने इसको लॉक किया, अब आपने विंड और आपका जो है ना सोलर को आपने बढ़ाया। वो उसकी जब आप बढ़ाएंगे तो 25 रुपए की जो कॉस्ट है उनकी अगर मिला के बाकी की मिला के अगर मेरी 18 रुपए बनती है, इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन, क्योंकि आपका रेशियो बढ़ेगा। रेशियो जब बढ़ेगा तो आप जो है ना 18 से 17 पे आएंगे, 17 से 16 पे आएंगे, और आपको जो है ना एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगा जहां हम कर सकें। और जैसे जैसे जिनके मुआहदे खत्म हो जाएंगे, नए मुआहदे हम बहुत कम दामों पे कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि हमने 14 सेंट से विंड पावर लेना शुरू किया, और अभी आखिरी जो सौदे हैं वो 3.25 सेंट पे हो रहे हैं, 3.75 सेंट। पहला जो सौदा है जिसको 14 सेंट मिल रहे हैं, आप सोचें उसको कितने पैसे बच रहे होंगे। लेकिन सर आप जैसे अच्छे जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपने पास एक कैलकुलेशन की हुई है ना, वो ये कहते हैं कि अगर वो दे गेट ऑफ मैं इसलिए था कि मैं एक पोजीशन पे था जहां से मुझे सारा पता है, जहां से मैंने करवाया, खुद दलील लेकर के ये सारे एग्रीमेंट्स करवाए। अब आप मुझे बताएं 14 का 3.25 हो गया, तो आज आप 3.25 सेंट में, 3.5 सेंट में, 4 सेंट में अगर आपको विंड पावर मिलता है, आप उसका कांटा खोल देना यार, इसको आने दो। इसको अगर आपको उसको देना भी पड़ता है तो आप उसको कम, आप एवरेज कैसे करेंगे? हम अगर कोई मतलब अगर आप कोई गेम भी खेलते तो हम क्या करते हैं यार, अभी शेयर बाजार में क्या होता है, मैंने महंगे शेयर ले लिए और बाजार गिर गई तो मैं थोड़े से और लेके अपनी एवरेज बराबर करूंगा। तो आप अगर महंगा आपने सौदा ले लिया है तो आप इस सस्ती बिजली को आप प्रमोट करें और अपनी एवरेज को सस्ती करें, ताकि हमारे मुल्क के अंदर बिजली और एनर्जी जो है वो सस्ते दामों से मिले और हम आगे एक्सपोर्ट कर सकें। ये मतलब ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कोई। नहीं, बिल्कुल आपकी तो सीधी सादी बात है। आई फुली अंडरस्टैंड, एंड मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए, आपकी बात को हमेशा वजन देना चाहिए। आप वैसे भी बड़ी सुलझी हुई और अच्छी बात करते हैं, और मैंने ये देखा है कि आप सबके सामने खुल के बात करते हैं, अपने आप को रोकते नहीं हैं, और मैं इसीलिए आपको बहुत अप्रिशिएट भी करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। और अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। बात यही है कि अगर हमें मुल्क की मईशत को आगे लेकर चलना है तो एक बहुत ही एलेबोरेट इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर जो रियलिटीज़ हैं उनको सामने रखना पड़ेगा, और आवाम को बताना पड़ेगा कि मामलात कहाँ पर अटकते हैं। बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट इज़ वेरी करेक्ट, बट बीइंग करेक्ट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर हम कोशिश यही करेंगे कि आगे आने वाले दिनों के अंदर भी इस तरह के मौज़ूआत आपके सामने लेकर आए। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।